स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के सदा के सामने यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार के अंदर आखिरकार जिसका हो रहा था इंतजार, चुनाव की घोषणा कर दी गई है। बताएंगे कब कब होंगे चुनाव दोस्तों। और जैसे ही ये घोषणा की गई दोस्तों, वैसे ही अब एक सर्वे होने लगा वायरल। बताएंगे कैसे इंडिया गठबंधन बिहार में 20 साल पुरानी सरकार को टाटा अलविदा बाय बाय बोल के चाचा नेहरू के जन्मदिन के मौके पर इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रियंका गांधी क्यों भड़की है भाजपा की सरकार के ऊपर दोस्तों, जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। और सोनिया गांधी की ओर से भी जमकर भर्त्सना की गई है। बताएंगे कौन सा ये मामला है दोस्तों। इसी के साथ में भाजपा के टोटल 21 विधायक है दोस्तों, जिनको चुनाव लड़वाने में बीजेपी के हाथ पैर कांप रहे हैं। बताएंगे कौन कौन सा ये विधायक और किन कारणों से चुनाव लड़ाने में बीजेपी डर रही है, पूरी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उसके साथ साथ सारी बड़ी अपडेट अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में बदलाव होकर रहेगा और इस बार बिहार में 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के मौके पर 20 साल के बदहाली से बिहार को मुक्त कराया जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर चुनाव आयोग की ओर से बिहार में 2 फेज में बिहार के 243 सीटों पर चुनाव कराने की घोषणा कर दी गई है दोस्तों। पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव करवाए जाएंगे और दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोट डलवाए जाएंगे। कुल मिलाकर 10 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा दोस्तों, और 10 से 17 के बीच में नॉमिनेशन होगा। इसके बाद 18 तारीख को स्क्रूटनी होगी और 20 अक्टूबर को नाम वापसी का अंतिम दिन है दोस्तों। और 6 तारीख को पहले चरण में वोट डाला जाएगा और 11 तारीख को दूसरे चरण में वोट डाला जाएगा। कुल 243 सीटों पर 40 दिनों की चुनाव की प्रक्रिया होगी दोस्तों। और सारी पार्टियों को ऐलान कर दिया गया है कि वो अपनी तैयारियों में जुट जाए। ऐसे में एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर एक सर्वे जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि बिहार के अंदर लोक पोल ओपिनियन पोल के द्वारा कराए गए सर्वे चुनाव की घोषणा के साथ ही अब वायरल होने लगा है, जिसमें महागठबंधन 118 से 126 सीटें जीता हुआ दिखाई दे रहा है। 39% से 42% के आसपास वोट शेयर इंडिया अलायंस महागठबंधन को मिल रहा है दोस्तों। और एनडीए गठबंधन 105 से 114 पर निपट रही है। 38% से 41% वोट शेयर उनको मिलता नजर आ रहा है। और अदर को 2 से 5 सीटें यानी 12% से 16% वोट मिल सकता है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि सर्वे एकदम सही है और इसी आधार पर नतीजे सामने आएंगे और धीरे धीरे करके और ज्यादा नतीजे इंडिया अलायंस की ओर शिफ्ट होते जाएंगे, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीते दिन भारत के न्यायपालिका के लिए एक काला अध्याय देखने को मिला दोस्तों। आपको बता दें कि बीते दिन देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के ऊपर एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की दोस्तों, और चिल्लाकर बोला कि सनातन का नहीं चलेगा अपमान। आपको बता दें कि इस वकील का नाम बताया जा रहा है राकेश किशोर। इसने सनातन का अपमान बताते हुए जूता फेंकने की कोशिश करते हुए अपमानित किया दोस्तों। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर जूता फेंके जाने को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बाद में जूता वापस करते हुए बड़ा दिल दिखाते हुए माफी दे दी दोस्तों। लेकिन सवाल काफी सारे गंभीर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि वकील को पहले बार काउंसिल से सस्पेंड किया गया, इसका लाइसेंस भी सस्पेंड किया गया दोस्तों। लेकिन इस मामले को लेकर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सभी ने नाराजगी जताई है दोस्तों। प्रियंका गांधी तो काफी ज्यादा भड़की। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने अपनी मेहनत, लगन और योग्यता के दम पर समाज के सारे बंधनों को तोड़कर सर्वोच्च न्यायिक पद हासिल किया। उन पर इस तरीके का हमला न्यायपालिका और लोकतंत्र दोनों के लिए घातक है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। प्रियंका गांधी की ओर से साफ तौर पर बोला गया है दोस्तों कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे मुख्य न्यायाधीश का अपमान देश के संविधान का अपमान है। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही बात है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में सोनिया गांधी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। सोनिया जी की ओर से कहा गया कि इस मामले के उल्लेख करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इस हमले की कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि यह हमारे देश के जज के ऊपर अटैक नहीं बल्कि भारत के संविधान के ऊपर किया गया हमला है। चीफ जस्टिस BR गवई ने हमेशा भारत के मजबूती के लिए काम किया, भारत के साथ खड़े रहे और उनका अपमान किया गया है। इसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर। इसी के साथ में कपिल सिब्बल ने भी एक गंभीर सवाल पूछा दोस्तों। उन्होंने कहा कि देश भर के सभी लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, जो बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन आखिर बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री ने इस पर क्यों चुप्पी साधी हुई है। ये एक खतरनाक चुप्पी है, आश्चर्यजनक चुप्पी है। यानी दोस्तों बीजेपी की सरकार के लोगों को तो पहले ही इस पर बयान देना चाहिए था, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर कोर्ट में अटैक हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद कोई बयान ना तो मंत्री ना तो प्रधानमंत्री ने दिया है। इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं मौन समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस मामले पर दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और घटना को अंजाम देने वाले के बारे में भी 2 शब्द लिखिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें
बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहले चरण में जिन जिलों के अंदर वोट डाले जाएंगे दोस्तों, उसमें बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, नालंदा, सारण, छपरा के साथ साथ सिवान और गोपालगंज शामिल है दोस्तों। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, पटना में भी पहले फेज में चुनाव होंगे, जबकि सुपौल, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया यानी सीमांचल का क्षेत्र, भागलपुर, बांका, रोहतास, कैमूर, जमुई, नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के साथ में शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी में दूसरे फेज में 11 तारीख को वोट डाला जाएगा दोस्तों। यानी जिस तरीके की तैयारियां हैं उससे ऐसा लग रहा है कि सीमांचल और मिथिला के क्षेत्र में दूसरे दौर में वोट डाले जाएंगे और पहले दौर में मगध के क्षेत्र में वोट डलने वाला है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। क्या आप इस तरीके के 2 फेज के इलेक्शन का समर्थन करते हैं या फिर आप लोग की कोई और राय है? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तेजस्वी यादव की सोच और दिशा स्पष्ट है दोस्तों। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि बिहार में सबको रिस्पेक्ट मिले। तेजस्वी यादव एक मीडिया के कार्यक्रम में मौजूद है, जहां पर उन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म बोला है रिस्पेक्ट नाम का दोस्तों। और इस शॉर्ट फॉर्म को एक्सप्लेन करते हुए तेजस्वी कहते हैं कि आर का मतलब होता है रोजगार, ई का मतलब होता है एजुकेशन, एस का मतलब होता है सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, पी का मतलब पलायन होता है, ई का मतलब इक्वालिटी और सी का मतलब केयर होता है, टी से टेक्नोलॉजी। यानी इन सारे मुद्दों पर हम लोगों का पूरी तरीके से फोकस है और हम लोग रिस्पेक्ट फॉर ऑल की मुहिम चलाकर बिहार के लोगों को रोजगार, एजुकेशन, सुरक्षा और पलायन से मुक्ति, इक्वालिटी, केयर, टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहते हैं। यानी ये सारे मुद्दे हैं जो रिस्पेक्ट के शब्दावली इस्तेमाल करके एक्सप्लेन किया गया है। 2 शब्द जरूर लिखा बताया इस पूरे मामले को लेकर भी दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तेजस्वी यादव ने बिहार में चुनाव की घोषणा के बाद बोला कि 14 नवंबर 2025 को बिहार के सुनहरे भविष्य, परिवर्तन और विकास की शुरुआत की तारीख आ गई है। उन्होंने कहा है कि 14 तारीख को ये सब कुछ होगा, बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, सुनहरा भविष्य बिहार में 14 तारीख के बाद सुनिश्चित होगा। तेजस्वी ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि हम लोगों को अब पूरी तैयारी में जुट जाना है। परिवर्तन का बिगुल बज चुका है, जनता की जीत का शंखनाद हो चुका है। बस अब पूरे मनोयोग, समस्त ऊर्जा का संचय करके प्रत्येक बिहार वासियों को जुट जाना है। महागठबंधन की सरकार बनाना हमारी प्राथमिकता है। इसी के साथ में दोस्तों बिहार में भारतीय जनता पार्टी को कई सारे विधायकों के टिकट काटने पड़ेंगे, क्योंकि मामला एकदम फंस चुका है। दरअसल हुआ ये कि बीजेपी को 1-2 नहीं बल्कि 19 से 20 और बल्कि 20 तक या उससे भी ज्यादा लोगों के टिकट काटने पड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है कि कहां कहां पर विधायक के टिकट काटेंगे और क्या क्या इसके पीछे बड़ा कारण रहेगा। सबसे पहले भागीरथ देवी का टिकट काटा जाएगा, जो रामनगर पश्चिम चंपारण से है। 2024 में एनडीए सरकार के विश्वासघात के दौरान महागठबंधन के प्रभाव में आ गए थे और ईओयू ने कार्रवाई करते हुए इनका भी नाम लिया था दोस्तों। यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने बिहार में 2024 में बहुमत साबित करते वक्त पलटी मारने में इनका नाम शामिल है, ऐसा दावा किया है दोस्तों। दूसरे नंबर पर है रश्मि वर्मा, जो नरकटियागंज के पश्चिम चंपारण के विधायक है। बगावत का आरोप इनके ऊपर भी लगा दोस्तों। और तीसरे नेता है मिश्री लाल यादव, अलीनगर दरभंगा के विधायक है। बगावत का आरोप है शक्ति परीक्षण के टाइम में तेजस्वी यादव के साथ चले गए थे। इसके बाद विजय खेमका जो पूर्णिया के विधायक है, उनके खिलाफ जबरदस्त तरीके की एंटी इनकम्बेंसी है दोस्तों। इनका टिकट भी कटेगा और नहीं काटेगी बीजेपी तो ये सीट भाजपा के हाथ से निकलने वाली है दोस्तों। वैसे भी टिकट काटकर किसको उम्मीदवार बनाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल होगा, जिसके आधार पर होगा कि यह सीट महागठबंधन वापस से जीतेगा या भाजपा एनडीए के पास जाएगा। जो भी जानकारी से जुड़ी आएगी आप लगातार पहुंचाएंगे। एक और नेता है जयप्रकाश यादव, जिनका जोरदार विरोध हुआ था दोस्तों। आप लोग को याद होगा कि हमने आपको खबर बताई थी कैसे मंच पर जयप्रकाश यादव को भाषण तक नहीं देने दिया गया दोस्तों। उम्र लगभग 70 साल हो गई है। एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ बढ़ गई है और इनके सामने जनार्दन यादव पार्टी के मजबूत उम्मीदवार हो सकते थे, लेकिन अब वो पलटी मारकर जनसुराज पार्टी में चले गए, तो ये सीट भी बीजेपी के लिए जीत पाना काफी मुश्किल हो चुका है। इसके बाद एक विद्यासागर केसरी है दोस्तों, जो फारबिसगंज के एमएलए हैं। इनके खिलाफ भी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। विनय बिहारी पश्चिम चंपारण के विधायक है, उनके खिलाफ भी नाराजगी है। उम्मीदवार बदलने की मांग चल रही है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, जो बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के पटना के विधायक है दोस्तों, एनडीए सरकार की आलोचना करते रहते हैं और पार्टी विरोधी बयान में संलिप्त दिखाई देते हैं, तो इनका टिकट काटना भी मैंडेटरी दिखाई देता है। इसके बाद अमरेंद्र प्रताप सिंह आरा भोजपुर के 78 साल के भाजपा के उम्मीदवार है दोस्तों, जो आरके सिंह के लिए काम नहीं करने का इन पर आरोप है। तो कुल मिलाकर ये भी अब बुरी तरीके से फंस गए हैं। इनका भी टिकट कटेगा या भाजपा की सीट हाथ से निकलेगी। राघवेंद्र प्रताप सिंह बढ़हरा भोजपुर के विधायक है दोस्तों, 73 साल के हो गए हैं और आरके सिंह के साथ में इनका भी टकराव चल रहा है। जेडीयू के नेता खुलकर विरोध कर रहे हैं। केदार प्रसाद गुप्ता कुर्नी मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बने पड़े हैं दोस्तों। मंत्री के खिलाफ भारी नाराजगी है। वैश्य और कानू समाज में बवाल देखने को मिल रहा है। रामसूरत रॉय उराई मुजफ्फरपुर के विधायक है दोस्तों। पूर्व यादव मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। सीएम ने ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइल इनकी रोक दी थी। ऐसे ही अशोक कुमार सिंह है पारू मुजफ्फरपुर के विधायक, इनका भी टिकट कटेगा। इनके खिलाफ भी
की जबरदस्त तरीके की एंटी इनकम्बेंसी है। संजय कुमार सिंह लालगंज वैशाली के नेता है, एंटी इनकम्बेंसी है, कार्यकर्ताओं से गाली गलौज करते हैं दोस्तों। ऐसे ही सीएन गुप्ता छपरा सारण के नेता है, 78 साल के हो गए हैं, इनका टिकट भी काटना पड़ेगा। राम नारायण मंडल, पवन यादव, नंद किशोर यादव, अरुण कुमार सिन्हा, विनोद नारायण झा और वीरेंद्र सिंह, इनके खिलाफ भी माहौल बना पड़ा है। तो दोस्तों या तो टिकट कटेगा या फिर भाजपा इन सीटों पर बुरी तरीके से चुनाव हारेगी। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले पटना मेट्रो की शुरुआत हो गई है दोस्तों। सोमवार को सीएम नीतीश कुमार ने चुनाव की घोषणा से पहले आनन फानन में मेट्रो की शुरुआत कर दी दोस्तों। सीएम ने पटना मेट्रो में सफर भी किया। आईएसबीटी से 0 माइल तक उन्होंने भूतनाथ तक यात्रा की है। कुल मिलाकर दोस्तों पटना में मेट्रो लेकर आए हैं, ये बताने के लिए आनन फानन में पटना मेट्रो का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इन्हें चुनाव में बताना है कि विकास के नाम पर क्या क्या किया गया है, और इसीलिए आनन फानन में ये हरकतें कर रहे हैं। 2 शब्द इस मामले को लेकर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि ईसी इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से संशय और शक के घेरे में आ गया है दोस्तों। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से संशय के घेरे में है। आप लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या 2 शब्द बोलना चाहते हैं दोस्तों? चुनाव आयोग क्लियर कर जवाब नहीं दे रहा तो लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठे व्यक्ति पर हमला करने वाली सोच वर्चस्ववादी सोच है और वर्चस्ववाद की बीमारी से घोर ग्रसित सोच है। पीडीए समाज की उदारता और भल मन साहत 5000 सालों से लोगों को ऐसे ही माफ करती आई है, लेकिन इस हद तक अपमान के बाद पीडीए समाज अब और नहीं सहेगा। अखिलेश यादव ने 2 शब्दों में यह बातें बोली है दोस्तों। अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं काफी ज्यादा बड़ी बात है दोस्तों। दलित समाज से आने वाले बीआर गवई जब इतने बड़े पोस्ट पर पहुंचे दोस्तों अपनी मेहनत करके, तो कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आ रही है, कुछ लोगों की दाल नहीं गल रही है दोस्तों। तो बीआर गवई को लेकर उल्टे सीधे तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब उनको डराने धमकाने के लिए कोर्ट के अंदर इस तरीके की हरकतें की गई है, फिजिकल असॉल्ट करने की कोशिश की गई है। यानी बीआर गवई जो भारत के संविधान को मानते हैं दोस्तों, और डंके की चोट पर बोलते हैं कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को अपने साथ में लेकर चलते हैं, उसे आत्मसात करके चलते हैं। आज उन्हीं को प्रताड़ित करने की कोशिश और खुलेआम कोर्ट रूम में डराने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। और शर्मनाक बात यह है कि इस तरीके के अटैक को आईटी सेल के कई सारे लोग सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। दक्षिणपंथी संगठन के लोगों की मानसिकता दलित समाज के व्यक्ति के प्रति उसी तरीके की सामंतवादी है दोस्तों, जो पहले यानी सामाजिक न्याय से पहले हुआ करती थी दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर इस तरीके का अटैक करना साफ तौर पर देश में सामंतवादी विचार के दर्शन का मामला है, तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते हुए अपने लोगों तक ये राय जरूर पहुंचाइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियों की ओर से अलग अलग तरीके की तैयारियां चल रही है दोस्तों। आम आदमी पार्टी ने बिहार के चुनाव की घोषणा से पहले ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी दोस्तों। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की ओर से बेगूसराय से मीरा सिंह को मैदान में उतारा जा रहा है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा के विधानसभा क्षेत्र से योगी चौपाल को मैदान में उतारा जा रहा है। तरैया सारण से अमित कुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे। कस्बा पूर्णिया से भानु भारतीय चुनाव लड़ेंगे। बेनीपट्टी मधुबनी से सुविधा यादव को चुनाव लड़ाया जा रहा है। अरुण कुमार फुलवारी पटना से चुनाव लड़ेंगे, और बांकीपुर पटना से पंकज कुमार को लड़ाया जाएगा। किशनगंज के सदर सीट से अशरफ आलम चुनाव लड़ेंगे, जबकि परिहार सीतामढ़ी सीट से चुनाव लड़ेंगे दोस्तों अखिलेश नारायण ठाकुर, और गोविंदगंज मोतिहारी से चुनावी मैदान में उतरेंगे अशोक कुमार सिंह। बक्सर से पूर्व कैप्टन धर्मराज सिंह को टिकट देकर आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतारा है। हालांकि बिहार में आम आदमी पार्टी का उस तरीके का दबदबा नहीं है दोस्तों जिससे कहे कि वो कुछ उम्मीदवार तो जरूर जितवा लेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि वो सभी पार्टियों से आगे रहे, कम से कम सीट बंटवारे को लेकर, टिकट बंटवारे को लेकर। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक दलित व्यक्ति को कथित तौर पर पीट कर मार डालने की घटना को लेकर सोमवार को राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोला दोस्तों। और इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने पोस्ट से इस्तीफा देना चाहिए, लगातार डिमांड की जा रही है दोस्तों। इस पूरे मामले पर 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महागठबंधन में सीटों की बंटवारे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है दोस्तों। मुकेश सहनी का एक बड़ा बयान आया है। मुकेश सहनी कहते हैं कि सीट बंटवारे को लेकर कभी भी बड़ी घोषणा की जा सकती है। बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल तेजी से गर्माता जा रहा है। एक और एनडीए के सीट बंटवारे का खाका लगभग तैयार हो गया है दोस्तों, और जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। सहयोगी दलों के बीच में लगातार बैठकों के बाद अंतिम मुहर लगा दी गई है। सीट बंटवारों पर बातचीत अंतिम पायदान पर है, और पत्रकारों से बात करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन में सभी चीजें सही ढंग से चल रही है। कोई भी इस तरीके की बातें नहीं है जो मीडिया में दावा किया जा रहा है। हम लोग एकजुट है, महागठबंधन में सभी चीजें हो चुकी है, केवल जल्द ऐलान को लेकर हम लोग तैयारियां कर रहे हैं, और ऑफिशियल तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा।
जाएगा। टिकटों का बंटवारा किस तरीके का हुआ है, कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कैसे चुनाव लड़ेगी, डिटेल में जानकारी दे दी जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों कब ये ऐलान किया जाता है और कौन पहले ऐलान करता है। क्या कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की ओर से ऐलान किया जाएगा या भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस की ओर से ऐलान किया जाएगा। लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर अगर असली कलेश कहीं है दोस्तों तो वो एनडीए गठबंधन में है, क्योंकि वहां पर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की अपनी महत्वाकांक्षा है, अपनी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दिलवाने के लिए लगातार प्रयासरत है दोस्तों। हालांकि भारतीय जनता पार्टी उनको राज्य पार्टी का दर्जा दिलवाने लायक सीटें देने को तैयार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी पार्टी को राज्य पार्टी बनने का दर्जा मिल जाए, मौका मिल जाए। लेकिन देखते हैं अब कितनी सीटें वो लड़ते हैं दोस्तों। कम से कम 15 से 20 सीटें लड़ेंगे, तभी जाकर उनको 8-9 सीटें मिलेगी और उनकी पार्टी राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त कर पाएगी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी उनको 15-20 सीटें देने को तैयार होगी दोस्तों? हालांकि स्पष्ट बोला है जीतन राम मांझी ने कि अगर उनको सीट नहीं दी गई तो फिर वो अपना रास्ता भी अलग कर सकते हैं। ऐसे में अलग अलग तरीके के दावे हैं। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अपनी तैयारियों को जोर शोर से आगे बढ़ाया है दोस्तों। अखिलेश यादव कई सारे लोगों को अपने साथ में शामिल करके, साथ में लाकर पार्टी में शामिल करके 27 के चुनाव को लेकर पूरी तरीके से बिसात बिछाने लगे हैं दोस्तों। सिकंदराबाद सीट पर 2022 के चुनाव में बीजेपी को 1,25,644 वोट मिले थे, जबकि सपा के उम्मीदवार को 96,301 वोट मिले थे। अंतर था लगभग 29,343 वोट का, एक बहुत बड़ा अंतर था दोस्तों। ऐसे में इस सीट को अगर समाजवादी पार्टी को जीतना है तो उनको जातीय समीकरण से ऊपर उठकर एक ऐसे समीकरण की ओर जाना पड़ेगा जहां पर सारे बंधन टूटे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को यहां पर शिकस्त दिया जाए। यही बड़ा कारण है कि अब नवीन सर RWA को समाजवादी पार्टी इस सीट पर चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है दोस्तों। दरअसल समाजवादी पार्टी के टिकट इनको मिल सकता है और इनको अभी से ही लग जाने के लिए बोला जा रहा है। अखिलेश यादव से मुलाकात की है नवीन सर ने, और नवीन सर ने तैयारियों को लेकर पार्टी के नेताओं से मुलाकात की है दोस्तों। पूर्वांचल तक इसका असर देखने को मिलेगा। नवीन सर एक जाने माने टीचर है दोस्तों और उनको छात्रों का समर्थन तो मिलता ही मिलता है, और अगर वो अपने क्षेत्र में मैदान में उतर जाए तो फिर उनको जाति धर्म से ऊपर उठकर वो लोग वोट देंगे दोस्तों। और इसीलिए ये सीट जहां पर समाजवादी पार्टी के जीतने के लिए काफी टफ सीट हो चुकी है, वहां पर एक पॉपुलर टीचर समाजवादी पार्टी को जितवा सकता है दोस्तों। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर आप लोगों की कोई और राय है? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर की पहले स्वागत करने के लिए आपस में भाजपा नेताओं के दो गुट आपस में भिड़ गए दोस्तों। इस दौरान दोनों गुट के बीच में जमकर हाथापाई हुई और घूसे भी चले, लात भी चला। अब पुलिस ने दोनों पक्षों को कोतवाली में बैठाकर दोनों गुट के बीच में मारपीट पीट के मामले को लेकर अब कार्रवाई करनी शुरू कर दी है दोस्तों। इस घटना से एक बार फिर बीजेपी के अंदर की किरकिरी सबके सामने आ गई है दोस्तों। अभी हाल ही में हरैया ब्लॉक के अंदर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए थे। जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर जिला पंचायत के नेहरू हॉल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे दोस्तों, जहां पर यह पूरा बवाल देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी फोटो खिंचवाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं दोस्तों और एक दूसरे को धक्का मारने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे का पैर पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। क्या इनको संघ के शाखा में यही चीजें सिखाई जाती है, जहां पर एक दूसरे को परेशान करने में लगे पड़े रहते हैं? अब ये ताजा मामला सामने आया जहां पर हाथापाई तक स्थिति पहुंच गई है, केवल इसलिए क्योंकि उनमें से सब लोग कोशिश कर रहे थे कि वो पहले नेताजी का स्वागत करें, और पहले की लड़ाई इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई दोस्तों कि हाथापाई के बाद स्थिति एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। दो शब्द इस मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें मणिपुर के एक विधायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व अगर उन्हें मिलने का समय नहीं देता तो फिर विधायक के पोस्ट से अपने इस्तीफा देने को लेकर वो विचार करेंगे। मणिपुर के बीजेपी के विधायक टी श्याम कुमार ने रविवार को कहा कि अगर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उन्हें मिलने का समय नहीं देता है तो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा। दिल्ली रवाना होने से पहले इम्फाल हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान एंड्रो निर्वाचन क्षेत्र के विधायक ने कहा कि अगर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हमें मिलने का समय नहीं देगा तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं होगा। हम लोग पार्टी को टाटा अलविदा बाय बाय बोल देंगे। मणिपुर के 9 विधायक रविवार को दिल्ली रवाना हुए दोस्तों। विधायक विधानसभा के अध्यक्ष सत्यव्रत और विधायक के जयकृष्ण, बसंत कुमार और करम श्याम के साथ साथ युमनाम, खेमचंद और भी कई लोग मौजूद थे दोस्तों। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी मणिपुर के अंदर वापस से सरकार बनाने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार तो वो तब बनाएंगे जब उनको जवाब देना पड़ेगा अपने विधायकों को कि अगला नेतृत्व किसको दिया जाने वाला है, कि क्या वापस से मणिपुर के मुख्यमंत्री के तौर पर एन वीरेंद्र सिंह को आगे किया जाएगा और स्थानीय लोगों के घाव पर नमक छिड़का जाएगा।
जाएगा दोस्तों, क्योंकि सबको पता है कि एन बीरेन सिंह के रहते हुए ये पूरी हिंसा हुई थी। कुल मिलाकर दोस्तों अभी बीजेपी मणिपुर में सरकार बनाने का प्रयास जरूर करेगी और मीडिया में खबरें चल रही है, इसका मतलब जरूर जोर शोर से कुछ तैयारियां चल रही है, लेकिन कब तक सरकार बनेगी और किन किन को भूमिका निभाने का मौका मिलेगा, किन को जिम्मेदारी दी जाएगी, लीडर बनाया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 6 नेताओं को जिम्मेदारी देते हुए भेजा है बिहार। अजय राय के नेतृत्व में यह टीम चुनाव प्रचार के लिए रणनीति बनाने के लिए समन्वय स्थापित करने के लिए बिहार पहुंच रही है। बिहार कांग्रेस ने 41 पर्यवेक्षकों की सूची जारी की है, जिसमें अविनाश पांडे, अजय कुमार लल्लू और तनुज पूनिया, प्रदीप जैन और संजय कुमार का भी नाम है दोस्तों। यानी उत्तर प्रदेश के भी कई सारे वरिष्ठ नेताओं को बिहार बुलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ये जो नेता है, इन्होंने पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम तरीके के दावे को फेल करते हुए पार्टी को जीत दिलवाई थी दोस्तों। इसीलिए इन्हें पता है कि कैसे भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा जाता है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश बिहार में ज्यादा कुछ अंतर है नहीं। जो बॉर्डर के इलाके हैं दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश और बिहार के कॉमन एरिया ही कहे जा सकते हैं। दोनों में एक ही तरीके की राजनीति होती है। तो अगर कोई उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानता है तो वो बिहार के सटे हुए इलाकों के अंदर, यूपी से सटे हुए इलाकों के अंदर भी राजनीति कर सकता है और कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति में पार्टी को पहुंचा सकता है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।